नमस्कार दोस्तों, क्राइम फाइल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज उस बात की शुरुआत करेंगे जिस बात ने कई सवालों को जन्म दिया, क्योंकि सिर्फ एक वारदात तक ही बात सीमित नहीं है। ये रिश्तों के ऊपर विश्वास और इस विश्वास का कैसे गला घोटा जाता है, ये कहानी इस बात की तरफ बिल्कुल साफ इशारा करती है। दरअसल आज से तकरीबन 5 दिन पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में एक रोड एक्सीडेंट होता है। इस रोड एक्सीडेंट में एक 45 साल की महिला जिसका नाम नीरजा है, उसकी मौत हो जाती है। 45 साल की नीरज की मौत के बाद अब बहुत सारे सवाल थे। पुलिस इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया और इस सीसीटीवी फुटेज के सहारे ही पुलिस इस पूरे मामले को बतौर एक्सीडेंट लेकर चल रही थी और जांच आगे बढ़ा रही थी। लेकिन पुलिस की जांच में इस एक्सीडेंट के बीच जो खुलासा हुआ, वो खुलासा वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे सीसीटीवी को बहुत ध्यान से देखा। इस सीसीटीवी फुटेज का बकायदा एनालिसिस किया गया और इसके एनालिसिस के बाद जो चीजें खुलकर सामने आई, उसने पुलिस को भी चौंका कर रख दिया। और उस सीसीटीवी के जरिए पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि ये रोड एक्सीडेंट सिर्फ नहीं है, ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है। और इस सुनियोजित साजिश के तहत नीरज नाम की ये महिला 45 साल की जयपुर की रहने वाली, जिसकी हत्या की गई है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने जब इस पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब पुलिस ने पाया कि रोड पूरी तरह से खाली थी और जिस स्कॉर्पियो ने इस महिला को कुचला, उस स्कॉर्पियो की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। ऐसे में पुलिस ने जब तस्वीरों को और साफ करने की कोशिश की, तब पुलिस को यह पता लगा कि स्कॉर्पियो जो है वो अपनी लेन को छोड़कर चल रही थी, यानी कि लेफ्ट की जगह वो राइट में बहुत ज्यादा थी और राइट में ही वो महिला जो है वो अकेले वहां पर मौजूद थी। जिसके बाद उस महिला को टक्कर मारती है स्कॉर्पियो और उसी स्पीड में वो आगे बढ़ जाती है। पुलिस ने जब इस सीसीटीवी को और डिटेल से देखा, तब उसमें बिल्कुल साफ देखा गया, और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे कि उस सीसीटीवी में उस महिला के पास एक शख्स मौजूद है जिसके हाथ में फोन है और वो किसी से बात कर रहा है। जब इन तस्वीरों को जूम इन किया गया, उसके बाद पुलिस ने यह देखा कि स्कॉर्पियो में जो 2 शख्स सवार हैं, उनमें एक शख्स ऐसा है जो टेलीफोन पर बात कर रहा है। फिर पुलिस ने इन दोनों फोन को ट्रेस किया और ट्रेस किए जाने के बाद पुलिस को यह पता लगा कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। जिसके बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिस मौत को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी, दरअसल वो एक्सीडेंट था ही नहीं, वो सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई थी। अब ये साजिश किसने रची, इसके पीछे कितने किरदार हैं और क्यों 45 साल की इस महिला नीरज को मारने के लिए लोग तैयार थे। दरअसल आपको बता दें, इस कहानी की शुरुआत आज से तकरीबन 1 साल पहले होती है, जब नीरज का पति, जिसका नाम है विजय शर्मा की मौत हो जाती है। विजय शर्मा सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी नौकर थे। ऐसे में अब मृतक आश्रित के तौर पर वो नौकरी किसे दी जाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। और विजय शर्मा और नीरज की बेटी आयुषी शर्मा, जिसकी उम्र 23 साल थी, आयुषी ये चाहती थी कि अपने पिता की सरकारी नौकरी उसे मिल जाए, लेकिन मां अपने 16 साल के बेटे को पालने के लिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी बाकायदा थी, तो उसने मृतक आश्रित के तौर पर उस नौकरी को पति की जगह पर ज्वाइन कर लिया। और आयुषी, उसकी जो बेटी है 23 साल की, आयुषी को यह सब बहुत नागवार गुजरा। इन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। झगड़े के बीच आयुषी ने बहुत सारी चीजें अपनी मां को बताई, बहुत सारी चीजें अपनी मां से कही, और झगड़ा इस कदर हुआ कि 23 साल की आयुषी अपनी मां का घर छोड़कर अपने ताऊ के घर पर रहने लगी। टोंक रोड पर इसके ताऊ का घर है और ताऊ का बेटा बलराम और आयुषी शर्मा ने मिलकर यह पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया कि कैसे अपनी मां यानी नीरजा की हत्या करनी है, कैसे नीरज की इस हत्या को एक्सीडेंट की शक्ल देनी है, और यह सब कुछ बाकायदा तय होने लगा। उसके ताऊ के ही घर पर, ताऊ का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मोहन उसके ताऊ का नाम है, जिसके घर पर आयुषी रह रही थी, और बलराम यानी कि उस अपने ही ताऊ के बेटे के साथ मिलकर अपनी मां नीरज को मारने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही थी। अब कैसे इस मौत को अंजाम दिया जाए कि किसी को शक भी ना हो, और रोड एक्सीडेंट कैसे इसको बताया जाए, इसका पूरा
जो खाका है वो बलराम ने नीरज को समझाया कि कैसे वो अपने दोस्तों को हायर करेगा, अपने दोस्तों को सुपारी किलर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और 7 लाख रुपए में ये बात आखिरी फाइनल में डल हुई कि 7 लाख रुपए के अंदर मेरे जानने वाले लोग ऐसे हैं, बलराम ने कहा आयुषी से, जो इस हत्या को एक्सीडेंट की शक्ल दे देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बदले में आयुषी से उसने कहा कि जो भरतपुर हाईवे पर जमीन है वो उसके नाम कर दी जाए, यानी बलराम अपने ताऊ के बेटे के नाम कर दी जाए। और आयुषी इस बात को लेकर राजी हो गई कि नौकरी और जो पुराना घर है वो उसके पास रहेगा, जबकि जो भरतपुर हाईवे वाली जमीन है वो बलराम यानी कि अपने ताऊ के बेटे के नाम वो कर देगी। उसके बाद बलराम का पिता यानी कि मोहन इस पूरी साजिश में शामिल हो गया। बलराम ने हेमंत से डील की, हेमंत उसका दोस्त, 7 लाख रुपए में ये पूरी डील हुई। हेमंत, आकाश, इन दोनों ने मिलकर इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया कि कैसे इस हत्या को अंजाम देना है और एक्सीडेंट की शक्ल देनी है। भरतपुर से इन्होंने बाकायदा एक कार रेंट ली, स्कॉर्पियो, जो आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, ये स्कॉर्पियो रेंट पर ली गई थी। और इन लोगों को ये पूरा विश्वास था कि इस कार से वो एक्सीडेंट करेंगे नीरज की मौत होगी, पुलिस एक्सीडेंट के तौर पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, सीसीटीवी हो या फिर लोगों से पूछताछ हो। एक्सीडेंट के बाद उस कार को ये तय है पुलिस ट्रेस कर लेगी, पुलिस इस कार के चालक को ढूंढने की कोशिश करेगी, उसके बाद एक्सीडेंट की धाराओं में उसको गिरफ्तार किया जाएगा और बहुत आसानी से इन मामलों में जमानत मिल जाती है। तो ये पूरा प्लान तैयार था कि एक्सीडेंट के बाद अगर कार पकड़ी जाती है तो कैसे जमानत लेनी है, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। दरअसल आपको एक सबसे बड़ा अपडेट मैं बता दूं कि यह पहला प्रयास नहीं था। 3 महीने पहले ठीक ऐसे ही नीरज को मारने की कोशिश की गई थी इन्हीं सुपारी किलर के द्वारा। इन्होंने तब एक थॉर रेंट पर ली थी, लेकिन उस दिन ये नाकामयाब हुए थे, जिसके बाद अब दोबारा यानी 3 महीने बाद 3 जुलाई को, अगर मैं समय की बात करूं तो शाम तकरीबन 4:45 पर यह पूरी वारदात हुई और इस वारदात में नीरज की मौत हो गई। नीरज